समझने लायक होगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ आए वहीं पे आप लोग पूछ लें। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है थर्ड यूनिट का, दैट इज फार्म मैनेजमेंट। ओके, फार्म मैनेजमेंट के बारे में आप लोग क्या जानते हो पहले से? मतलब ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, फार्मिंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में। जो फार्म्स होते हैं ना, जिसके अंदर मतलब बेसिकली एनिमल्स को रखा जाता है और फिर उनसे लाइवलीहुड्स कमाए जाते हैं, तो उसके बारे में आप लोग क्या मतलब जानते हो, वो पहले एक बार डिस्कस कर लें। कौन बताएगा? हाँ जी, न्यू क्लास में। हाँ जी, फार्म मैनेजमेंट के बारे में। रोल नंबर 10 आप बताइए। रोल नंबर 8 10 बोलिए। जी हाँ जी बेटा, फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग एंड फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? नो आइडिया। ठीक है जी, रिंकू आप बता सकते हो कुछ? Farm that means to practice a farm, that would be animal, birds, राइट, or बिल्कुल जी, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। फार्म मैनेजमेंट, मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्विंग इन ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑपरेटिंग अ फार्म फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसके अंदर हम लोग डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइज करने का और ऑपरेट करने का एक ऐसा फार्म जिससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट ड्रॉज ऑन agriculture economics for information on price, market, agriculture policy and economic institution such as leasing and credit। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट से हम लोगों को क्या पता चलता है? हम लोग एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से इफेक्ट हो सकती हैं, हम लोग अपने लाइवलीहुड्स कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये सब फैक्टर्स आएंगे, प्राइजेस क्या है, मार्केट किस तरीके की है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज क्या है हमारी, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हमें कितना फार्मिंग के लिए लीज दे रहे हैं या फिर क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, it also draws on plants and animal science for information on soil, seed and fertilizers, on control of weeds, insect and diseases। ठीक है, और फार्म मैनेजमेंट की वजह से इसके अलावा हमें क्या क्या पता चलता है? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें अपनी खुद की लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी सॉइल कैसी है, सीड कैसा है, फर्टिलाइजर किस तरीके का यूज करना है, और फिर उसके अलावा हमें इंसेक्ट और डिजीज कंट्रोल के लिए भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, अब मेरे पास सब्जेक्ट था 10th तक, आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मेरे पास एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट था। तो मैंने उसके अंदर ये चीज पढ़ी थी कि अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हो और आप कोई फर्टिलाइजर अपनी लैंड के अंदर डालना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आपको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां पे ना अपनी सॉइल का, अपनी लैंड सॉइल का एक एज अ सैंपल भेजना पड़ता है। वो लोग टेस्ट करते हैं आपकी सॉइल को, प्रॉपर टेस्ट करके एट द एंड आपको बताते हैं कि किस चीज की कमी है आपकी सॉइल में। ठीक है, देन उसके बाद उससे रिलेटेड आपको आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ये फर्टिलाइजर यूज कर लीजिए, ये मैन्योर यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और ये सिर्फ हमें फार्मिंग में ही पता चलता है, हमें और किसी चीज में अपनी सॉइल के बारे में या एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि आप लोग जब फार्म्स वगैरह स्टार्ट करते हैं तो फार्मिंग के टाइम पे हमें किस तरीके का कितना रिक्वायरमेंट होती है लैंड की। ठीक है, देखिए अगर कैटल आपको रखना है, टाइप ऑफ एनिमल्स है यहाँ पे, कवर्ड एरिया है, ओपन एरिया में कितना चाहिए, और नो पेन रिक्वायर्ड, जहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कैटल, अगर कैटल आप पाल रहे हो तो कैटल कवर्ड एरिया में कैटल के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? 3.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ओपन एरिया में कैटल के लिए 7.7 मीटर स्क्वायर आपकी जगह होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बफलोस की अगर बात की जाए तो कवर्ड एरिया उनका होता है 4 मीटर स्क्वायर और ओपन एरिया में उनके लिए 8 मीटर स्क्वायर, और डाउन कैलवर्स के लिए 12 मीटर स्क्वायर एंड 12 मीटर स्क्वायर, दोनों ओपन भी और कवर्ड भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
knowing the feed and watering space, वाटरिंग स्पेस के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कैटल के लिए कितनी जरूरत होती है, फीडिंग स्पेस के लिए कितनी जरूरत है कैटल की, दैट इज 75 सेंटीमीटर्स एनिमल के लिए, ठीक है। और अगर वाटरिंग स्पेस की बात करी जाए जहाँ पे उन्हें पानी पिलाना है, वहां पे 75 सेंटीमीटर्स की जगह होनी चाहिए। सेम विद बफेलोस, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है जो मैंने हमारे एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की साइट से लिया था। यहाँ पर ये डाटा अवेलेबल है कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें बेसिकली होनी चाहिए और किस एनिमल्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर आता है डेयरी फार्मिंग, बिल्डिंग अगर हमें करनी है। मिल्च एनिमल शेड, हमने पढ़ा था ना मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं, मिल्च एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स पढ़े थे ना यूनिट 1 के अंदर। वो एनिमल्स जिनको या तो सिर्फ मिल्क के लिए यूज होते हैं, या फिर दूसरे एनिमल्स जो थे वो थे सिर्फ अगर हम फार्मिंग में जो हैवी लोड ले जाने के लिए जिन्हें यूज करते हैं, मिल्क के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। तो मिल्च एनिमल शेड के लिए, मिल्च एनिमल शेड शुड हैव फॉलोइंग पार्ट्स, फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला फीडिंग पैसेज होना चाहिए जहाँ पे उन्हें खाना खिलाया जाए, मैंगर होना चाहिए जहाँ पे उन्हें बांधा जाएगा, स्टैंडिंग स्पेस होना चाहिए, गटर या फिर ड्रेनेज चैनल होना चाहिए, और मिल्किंग पैसेज भी होना चाहिए जहाँ पे आप बैठकर शांति से मतलब मिल्क ले सके। मिल्च एनिमल कैन बी हाउस्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एनिमल्स अवेलेबल। जो मिल्च एनिमल्स हैं उनको आप घर में भी रख सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स, आपने कितने मिल्च एनिमल्स रखे हुए हैं। सिंगल रो सिस्टम की अगर बात करें, इन अ सिंगल रो सिस्टम 12 to 16 नंबर ऑफ एनिमल्स कैन बी केप्ट। अगर मिल्च एनिमल्स की बात हो रही है तो एक रो के अंदर आप एक फार्म के अंदर 12 to 16 मिल्च एनिमल्स को इकट्ठे बांध सकते हो। और डबल रो सिस्टम की बात की जाए, if it is a greater than 16 then double row system is preferred। अगर 16 से ज्यादा आपके एनिमल्स हैं मिल्च्ड एनिमल तो आपका डबल सिस्टम प्रेफर किया जाता है। in double row system up to 50 animals can be maintained in a single shed, ठीक है। the distance between two shed should be gathered should be greater than 30 feet, ठीक है। दो एनिमल्स के बीच, दो शेड्स के बीच का जो स्पेस है वो 30 फीट का होना ही चाहिए, ठीक है। it should be twice the height of the building, ठीक है। height of the building का twice वो होगा, मतलब बेसिकली twice आपकी जो बिल्डिंग है जिसके अंदर आप फार्मिंग कर रहे हो उसको twice पार्ट आप ले सकते हो, या फिर 30 फीट। इन दोनों में से कोई भी एक चीज दो शेड्स के बीच का डिस्टेंस आपका बन सकती है। इन डबल रो सिस्टम टू मेथड्स आर अवेलेबल। दो तरीके के मेथड्स हैं डबल रो सिस्टम में। पहला है टेल टू टेल सिस्टम, ठीक है। टेल टू टेल सिस्टम क्या होता है, एडवांटेजेस गिवन है यहाँ पे। क्लीनिंग एंड मिल्किंग ऑफ एनिमल जो है वो आसान रहती है, ठीक है। सुपरविजन ऑफ मिल्किंग आल्सो इजी, ठीक है। सुपरविजन बहुत ज्यादा आसान है जब आप मिल्किंग कर रहे हो तो। easy less chances for transmission of diseases from animal to animal, animal can get more fresh air from outside, ठीक है। ये होता है जब आप आउटसाइड अपने एनिमल्स को बांध रहे हो। टेल टू टेल सिस्टम जब आपने उनका जो फेस है वो ओपन एरिया की साइड किया हुआ और फार्म के अंदर वाली साइड उनका मतलब टेल वाला पार्ट है, तो उससे आपका मिल्किंग सिस्टम इजी हो जाता है। सेकेंड इज हेड टू हेड सिस्टम। इस मेथड में क्या होता है, गेटिंग एनिमल्स इनटू द शेड इज सो इजी। अगर आप हेड टू हेड सिस्टम रखते हो तो एनिमल्स को अंदर ले जाना बहुत आसान होता है। फीडिंग ऑफ एनिमल्स भी आसान होता है, और disinfecting of gutter will be more due to direct fall of sun rays over the gutter, ठीक है। डिसइंफेक्शन इजीली हो जाएगी क्योंकि जो सन रेज है वो डायरेक्टली वहां पे फार्म के अंदर आते हैं। एनिमल्स आर बेटर एग्जिबिटेड टू विजिटर्स, ठीक है। जब विजिटर्स आपके फार्म में आएंगे तो उनको एनिमल्स इजी होगा देखने में। डिसएडवांटेजेस क्या है हेड टू हेड सिस्टम के, मिल्किंग सुपरविजन डिफिकल्ट रहती है और पॉसिबिलिटी होती है डिजीजेस फैलने की इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। मिल्क पार्लर या फिर मिल्किंग बार्न जिसको बोलते हैं, दिस इज अ बार्न विच मिल्च एनिमल्स आर मिल्क्ड एंड इज फुली कवर्ड, ठीक है। ये वो एरिया होता है जहां पर मिल्च एनिमल्स से मिल्क लिया जाता है। इट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ फार्म विद ऑल अदर फार्म बिल्डिंग अरेंज्ड अराउंड इट, ठीक है। ये सेंटर ऑफ फार्म में होना चाहिए, फार्म के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, और आसपास से जो है वो बिल्डिंग एरिया कवर होना चाहिए। There should be an individual standing in milking barn, and number of standing required should be 25% of total number of milking animals in a herd। अगर इन्होंने कहा कि अगर आपको मिल्किंग करनी है तो मिल्किंग पार्लर में कितनी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, इट शुड बी 25% ऑफ नंबर ऑफ मिल्च्ड एनिमल्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली 25% लोग ही अंदर होने चाहिए
फॉर एग्जाम्पल आपके 16 अंदर मिल्क्ड एनिमल हैं, तो आप 16 का 25% देखोगे, उतने ही लोग मिल्किंग पार्लर के अंदर जा पाएंगे, ठीक है। मिल्किंग ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट इन बैचेस, ठीक है। ये मिल्किंग सिस्टम भी बैचेस में होना चाहिए कि एक बैच में 3 एनिमल्स को अंदर ले जाओगे या फिर एक बैच में 2 एनिमल्स ही अंदर जाएंगे, इस तरीके से। डायमेंशन ऑफ मिल्किंग बार्न किस तरीके की डायमेंशन होगी उसकी? लेंथ ऑफ स्टैंडिंग स्पेस, स्टैंडिंग स्पेस की लेंथ जो है वो 15 से लेके 17 मीटर्स तक होनी चाहिए, सॉरी 1.5 से 1.7 मीटर्स होनी चाहिए। देन width of standing space कितनी होनी चाहिए? width should be 1.05 to 1.2 meters, 80% of length of standing space, ठीक है। नेक्स्ट इज width of central passage, central passage यानी बीच में से जाने की जगह कितनी होनी चाहिए? it should be 1.5 to 1.8 meters. then width of feed alley, जहां पर उन्हें खाना खिलाया जाएगा उस एरिया की जो आपकी width है वो कितनी होनी चाहिए? it should be 0.75 meters and width of gutter should be 0.30 meters. then is overhanging, हाँ जी बच्चे, मे बी कंपलसरी तो नहीं होता होगा ये इतना बच्चे इतना कुछ करना है वो। ये सब चीजें ना कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स को अपने फार्म में बहुत घुटी सी जगह में बहुत सारे एनिमल्स को रख लेते हैं, उसकी वजह हाँ। से जो मिल्किंग होगा वो भी बहुत ज्यादा, मतलब मिल्क में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिजीज भी फैल सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन सेट की हुई है, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। कंपल्सरी होता है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए आपका। तो अगर मैम उसमें अगर जैसे कि जो सेंटीमीटर्स मीटर्स पर्टिकुलरली हमें सेट किया है ना, उससे अगर हम लोग उससे मतलब ज्यादा या फिर उससे कम करने से वो होगा कि कुछ वो है क्या बच्चे स्टेप्स है क्या आपको जो गवर्नमेंट फार्मिंग के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ना, कि आप अगर फार्म ओपन कर रहे हो तो उसको हाँ लिए भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो जब आप उसको रजिस्टर कराओगे ना तो इंस्ट्रक्टर आता है वहां पे और वहां पे इंस्पेक्शन करके जाता है, ठीक है। वो प्रॉपरली पहले चेक करके जाता है कि आपने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया है, उसी के बाद आपको रजिस्टर किया जाता है। तो ये सब पहले चेकिंग के टाइम पे होता है, ये चेकिंग होती है, जो आपकी इंस्पेक्शन वगैरह होती है ना फार्मिंग की, वो इसी वजह से होती है। अच्छा, रिसेंट यहाँ पे एक केस हुआ था, वो दैट इज नॉट रिलेटेड टू स्पेस, बस वो बात ऐसी है कि रिलेटेड टू एनिमल्स था, मैं इसलिए बता रही हूँ। यहाँ मेरे घर के पास में पड़ता है पंचकुला, पंचकुला में मनसा देवी टेम्पल है, आपने सुना होगा राइट? मनसा देवी टेम्पल सुना आपने? नहीं सुना है मैम। नहीं सुना है? यहाँ पंचकुला में बहुत नहीं फेमस टेम्पल है, मनसा देवी टेम्पल है, ठीक है। वहां पर ना वहां पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। उस ट्रस्ट ने, मनसा देवी ट्रस्ट ने ना एक साथ में गौशाला भी खोली हुई है जहाँ पे वो लोग काउज वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, 100 काउज थी अराउंड। तो वहां पर कोई पर्सन आया और कुट्टू का आटा सुना होगा आपने, व्रत में खाते हैं जिसको, मे बी आपने नहीं सुना होगा। नहीं ये सुना ना मैम। व्रत के टाइम पे जब फास्टिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे नॉर्मल आटा नहीं यूज करते, कुट्टू का अलग से आटा आता है, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो उस आटे का कुछ खाने का सामान वो सारे काउस को डाल के चला गया, और उस पर्सन के खाना डालने के बाद वहां पे 100 की 100 काउस मर गई। और ये रिसेंट है, अभी 15 डेज पहले की बात है। तो उसके बाद से उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, बट वो अब तक नहीं मिला। तो आप सोचो कि वो इतना हाई फाई ट्रस्ट है, वहां पर भी अगर इस तरीके का हो सकता है तो कितनी ज्यादा जरूरत है फार्मिंग के टाइम पे ध्यान रखने की, कि कोई भी आके कुछ भी डाल के चला जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस वजह से एनिमल्स की जान जाती है और किसी का कुछ नहीं जाता है। तो इसलिए सारे नहीं मैम, आप इंस्ट्रक्शंस जो जो है, अभी हाँ जी, हाँ जी, आप अभी जो खाने के लिए आए, आप जो अभी जो एडिबल था ना वो ह्यूमन के लिए जो आप हाँ बात जी, किए, हाँ जी, तो वो एनिमल के लिए नहीं नहीं, जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे घर में अगर रोटी एक्स्ट्रा बच जाती है तो हम लोग जाके काऊ वगैरह को फीड कर देते हैं उसको, तो उसी तरीके से था। हाँ ओके। वैसे वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पॉइजनस होता है, बिल्कुल नहीं। वो आटा बहुत नेचुरल होता है, जैसे हमारा सिंपल आटा होता है ना खाने का, सेम वैसा ही होता है। हाँ बट उसके अंदर कुछ ऐसा मिला हुआ था जिस वजह से सारी काउज बीमार होगी, और सबकी सब विद इन 3 days। हर रोज न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती थी
कि आज इतनी डे 1 तो 80 काउस तो डे 1 ही मर गई थी, उसके बाद हर रोज न्यूज के आज 10 जो बीमार थी उनकी भी डेथ हो गई है, इस तरीके से करके 100 की डेथ होगी। तो मैम उसमें केमिकल या फिर कुछ पॉइजन मिलाया था होगा? दैट वो अब तक नहीं पता चला, इवन पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस चीज के ऊपर। वो पर्सन पूरा फेस कवर करके आया था जिसने वहां पे डाला है ना। मतलब जानबूझ के किए ना मैम? ये भी अब तक कंफर्म नहीं हो सकता है उसे आइडिया ही ना हो कि खाने में कुछ ऐसा था, बट उसके डालने के बाद से तो वहां पे 100 काउस मर गई, और काऊ का मरना तो आप जानते हो इंडिया में कितनी बड़ी बात होती है। तो उसीलिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट की साइड से कि एनिमल्स की सेफ्टी रहे। ये सब जो फार्म का मालिक है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत सारी एक 5 एनिमल्स की जगह पे वो 6-7 भी घुसा सकते हैं, वो अपनी साइड से कुछ भी करेंगे, बट ये एनिमल सेफ्टी के लिए होता है। और इवन जो लोग एनिमल से प्रोड्यूस होने वाली चीजों को खाएंगे, अगर एनिमल बीमार है तो उससे उन लोगों को भी तो इश्यू होगा ना, उन लोगों की भी जान जा सकती है। तो इसलिए ये सब इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेट की जाती है गवर्नमेंट की साइड से। ओके। ओके, अब ये है डाउन कैल्वर शेड या फिर कैल्विंग पेन। ये वो एरिया होता है जहाँ पे प्रेग्नेंट एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, जिनके साथ या तो छोटा बेबी है या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। प्रेग्नेंट एनिमल्स आर ट्रांसफर्ड टू कैल्विंग पेन 2 to 3 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कैल्विंग, ठीक है। उनके मतलब डिलीवरी के 2 से 3 वीक पहले ही उन्हें नॉर्मल बाकी एनिमल्स से अलग इस कैल्विंग पेन के अंदर रखा जाता है। इसकी जो लेंथ है इट शुड बी 3 meters into 4 meters, लेंथ ऑफ इट इतनी होनी चाहिए। is essentially to keep the animal in advanced stage of pregnancy, ठीक है। it should be located nearer to farmers quarters for better supervision, ठीक है। ये जो आपका कैल्विंग पेन है ये आपके जो भी उनका ध्यान रख रहा है एनिमल्स का, उसके क्वार्टर के पास बना होना चाहिए, ताकि एनिमल्स को जब भी जरूरत पड़ रही है उस एरिया में वहां पर उनके ऊपर अच्छे से सुपरविजन रखा जा सके। Last point, the number of calving time required is 10% of number of total breedable female stock in the farm. जो आपका कैल्विंग पैन के अंदर कितने एनिमल्स को आप रख सकते हो वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स, उनका 10%, ठीक है। उनके हिसाब से ही उस एरिया को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज काल्फ पेन। जो डिलीवरी के बाद उनका छोटा काल्फ होता है उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। This is meant for housing young calves separately, ठीक है, उनको अलग से रखने के लिए बनाया जाता है। It can be located either at the end or on the side of milking barn, ठीक है। मिल्किंग बार्न के या तो एंडिंग में या फिर उसके आसपास में कहीं पे इसको बनाना चाहिए, ताकि आप इजीली उनको जब आप मिल्किंग के लिए लेकर जा रहे हो मिल्किंग पैन के अंदर अपने एनिमल को, फीमेल एनिमल को, तो वहां पे आप इजीली काल्फ को भी ले जा सको, ठीक है। This facilitate taking calves to their dam quickly, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको इजीली ले जाने के लिए, जैसे मैंने बात की, उसके लिए इनको आसपास रखना चाहिए। If there are large number of calves, the separate unit of calf shed should be arranged and located near to the milking barn. अगर बहुत ज्यादा calves हैं तब भी उनके लिए अलग से calf shed बनाना चाहिए, जो कि same as it is milking barn के पास ही होना चाहिए, ठीक है। young stock it is meant for housing the young heifer separately, ठीक है। जब भी काल्फ थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए अलग से बनाया जाता है। older half calves are about 6 months of age of breeding age are to be housed separately from the suckling calves, ठीक है। When a large number of young stock are there, there should be divided into different age groups and each age group houses separately, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत बड़ा फार्म है और उसमें आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड करना चाहिए, उनका सेपरेटली उनको ग्रुपिंग कर देनी चाहिए, जैसे कि 3 months वाले या फिर 4 months वाले काल्व्स के लिए अलग शेड, उससे बड़े वाले के लिए अलग और उससे बड़े वाले के लिए अलग, ठीक है। Dry animal shed. In large farms, milch and dry animals are housed separately, ठीक है। The floor in the covered area preferably be made for the cement concrete, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट का बना होना चाहिए।
Under Indian conditions, in similar farms, milch and dry animals can be housed together. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन फार्म्स के अंदर ड्राई एनिमल्स और मिल्च एनिमल्स को इकट्ठे भी रखा जा सकता है. Normally, 1/3 of animal in farm will be in dry or in a dry cum pregnant stage. ठीक है. बुलशेड बेसिकली वो एनिमल्स जिन्हें हम हैवी लोड लिफ्टिंग के लिए या फिर ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं, एक्सेप्ट मिल्किंग के बाकी सब एक्टिविटीज के लिए किसी को यूज करे, वो बुलशेड के अंदर होगा. Then it is meant for housing the bulls separately in a farm. It should be constructed towards one end of the farm. ये farm के एक पार्ट किसी भी एक कॉर्नर पे बना होना चाहिए. There should be one shed for each bull. ठीक है, हर बुल के लिए अलग से शेड बना होना चाहिए. The number of bulls required being one for every 50 breedable females on the farm. ठीक है. नंबर ऑफ बुल्स रिक्वायर्ड है वो कैसे डिसाइड करे जाते हैं? हमारी ब्रीडेबल फीमेल्स जितनी भी है फार्म के अंदर, उनके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा. इफ नेचुरल ब्रीडिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है, अगर नेचुरल ब्रीडिंग की बात की जाए तो नंबर ऑफ बुल्स जो है वो 50 फीमेल्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं. व्हेन एन आर्टिफिशियल इनसिमेट्रिक सर्विस फैसिलिटी आर अवेलेबल, नो नेसेसिटी टू कीप बुल्स ऑन द फार्म. ठीक है, अगर आपके पास आर्टिफिशियल फैसिलिटीज हैं आपकी फीमेल्स को ब्रीडिंग करवाने का, तो फिर उस टाइम पे बुल्स को आपको फार्म में रखने की जरूरत नहीं है. द बुल शेड shall have covered 3 into 4 meters dimension leading into a padlock of 120 square meters. ठीक है, ये इनका कुछ लैंड का एरिया के हिसाब से कुछ नंबर ऑफ लैंड की डायमेंशन सेट कर दी गई कि बुल शेड के लिए इतना ही होना चाहिए. ठीक है, आपका ये वाला जो टॉपिक है ये हाफ हो चुका है. ठीक है, बाकी